वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम चैप्टर 4 ज्योग्राफी का सेकेंड पार्ट करेंगे। इस पार्ट में हम कुछ मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो क्रॉप्स के हम फीचर्स देखेंगे और उनके ग्रोथ के लिए क्या टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, कौन सी कितनी रेनफॉल होनी चाहिए, कौन सी सॉइल की रिक्वायरमेंट है और किस एरिया या किस स्टेट में वो क्रॉप्स उगाई जाती हैं, ये सब चीज़ें हम इस पार्ट में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम फर्स्ट नंबर पे बात करते हैं राइस की। ठीक है, राइस मतलब चावल होते हैं और राइस के कुछ फीचर्स देखेंगे। तो सबसे पहले है राइस क्या है, एक खरीफ क्रॉप है। ठीक है, खरीफ क्रॉप मैं आपको बता चुकी हूँ कौन सी होती है। इसके बाद है स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। स्टेपल का मतलब होता है नेसेसरी। तो ये इंडिया के लोगों के जो है वो स्टेपल, इंडिया के मेजॉरिटी ऑफ द पीपल की ये स्टेपल फूड क्रॉप है, यानी कि नेसेसरी फूड क्रॉप है। अब टेम्परेचर की क्या रिक्वायरमेंट है कि हाई टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस, कि राइस को उगाने के लिए हमारा जो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का ही होना चाहिए। और हाई ह्यूमिडिटी यानी कि ज़्यादा नमी वाले तापमान की ज़रूरत है। रेनफॉल की बात करें तो अबव 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर से ऊपर रेनफॉल चाहिए राइस को, और एलुवियल सॉइल में ये उगाए जाते हैं। अब नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और डेल्टाइक कोस्टल रीजन्स, इन एरियाज़ में ज़्यादातर राइस उगाए जाते हैं। और स्टेट्स में हम बात करें तो पंजाब, हरियाणा और यूपी, ये मेजर स्टेट्स है जहाँ पर राइस उगाए जाते हैं। देन नेक्स्ट क्रॉप है हमारी वीट। वीट गेहूँ होती है। अब अगर हम वीट की बात करें तो वीट एक रबी क्रॉप है। ठीक है, और सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियल फूड क्रॉप है ये इंडिया की। फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी राइस रहेगी और सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी वीट होगी। इसके सीरियल फूड क्रॉप का मतलब अनाज होता है। तो पहला अनाज हमारा इंडिया में राइस आता है, उसके बाद वीट आता है। फिर टेम्परेचर की बात करें तो कूल ग्रोइंग सीज़न, इसको जो है ठंडा सीज़न चाहिए वीट को उगाने के लिए। ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, और जो पकने का टाइम होता है वीट का, उस टाइम पे हमें वीट को ज़्यादा शाइन की ज़रूरत होती है, मतलब ज़्यादा सूरज की किरणों की ज़रूरत होती है। और रेनफॉल तो 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए वीट को, और एलुवियल और ब्लैक दोनों ही सॉइल में वीट को उगाया जाता है। गंगा सतलुज प्लेन्स, डेक्कन प्लेट्यू और ब्लैक सॉइल एरिया, यहाँ पर ज़्यादातर वीट उगाई जाती हैं। और पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी, ये स्टेट्स है जहाँ पर वीट को उगाया जाता है। हम जिन भी स्टेट्स की बात करेंगे वो बात करेंगे मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स की, जहाँ पर ज़्यादा वीट उगाई जाएगी या ज़्यादा कोई भी क्रॉप उगाई जाएगी। तो आप कोई भी 2 या 3 स्टेट्स याद कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्रॉप है हमारी शुगर केन। शुगर केन देखिए खरीफ और कैश क्रॉप है। खरीफ आपको पता है, कैश क्रॉप मतलब ये एक कॉमर्शियल क्रॉप है जिसको कमर्शियल पर्पज़ के लिए उगाया जाता है। देन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप। तो ट्रॉपिकल यानी कि जो ट्रॉपिकल एरियाज़ में क्रॉप उगाई जाती है, और सब ट्रॉपिकल जो सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में उगाई जाती है, ये वो क्रॉप है। ट्रॉपिकल एरिया होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। ठीक है, और उसके अलावा जो एरिया है उसको हम सब ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। उसके बाद है देखिए शुगर केन क्या है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ शुगर, खांडसारी, गुड़ एंड मोलासिस। शुगर केन से हमें शुगर मिलती है, खांडसारी खांड मिलती है, गुड़ मिलता है, और मोलासिस क्या होती है, शक्कर। हमें ये सब चीज़ें जो है वो शुगर केन से मिलती है। इसके लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, और रेनफॉल जो है वो 75 से 100 सेंटीमीटर की चाहिए। उसके बाद है एरिया जहाँ पर ये उगाया जाता है, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा। फिर रबर की बात करें तो ये एक इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है, यानी कि रबर से जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती हैं। ठीक है, या फिर ये इंडस्ट्रीज़ में जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं उसमें रबर एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है। और ये भी एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप रहेगी आपकी। इसके बाद अगर बात करें टेम्परेचर की तो इसको मॉइस्ट ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का, यानी नमी वाला तापमान की ज़रूरत है, और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर। मोर देन 200 सेंटीमीटर इसको रेनफॉल चाहिए। और कहाँ पर उगाया जाता है ये, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और गारो हिल्स ऑफ मेघालय। मेघालय में 3 तरह की हिल्स है, गारो, खासी, जयंतिया। उसमें से गारो हिल्स में रबर की खेती की जाती है। देन इसके बाद कुछ और क्रॉप्स देखेंगे हम। इसके बाद है हमारी मिलेट्स। ठीक है, अब मिलेट्स क्या होते हैं, मिलेट्स को हिंदी में मोटा अनाज भी कहा जाता है। तो इसके कुछ फीचर्स देखेंगे। सबसे पहले है कोर्स ग्रेन्स, ये मिलेट्स का दूसरा नाम है। मिलेट्स को कोर्स ग्रेन्स भी कहा जाता है।
और देन ये लेस फर्टाइल सॉइल में भी उगाई जा सकती है। इनके लिए सॉइल जो है अगर कम उपजाऊ है तो भी मिलेट्स को उगाया जा सकता है। हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, मिलेट्स में जो न्यूट्रिशन है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत हाई है। ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं मिलेट्स के, रागी, ज्वार और बाजरा। ठीक है, रागी जो है, रागी में आयरन और कैल्शियम जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। रागी को ड्राई एरियाज़ में उगाया जाता है, मतलब ड्राई एरियाज़ में रागी को आराम से उगाया जा सकता है। और इसके लिए हमें रेड और ब्लैक सॉइल की आवश्यकता होती है। रेड और ब्लैक सॉइल में, सैंडी सॉइल में जो है रागी उगाई जाती है। और कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पर रागी का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ज्वार। ठीक है, ज्वार कहाँ किस एरियाज़ में उगाया जाता है? ग्रोन इन मॉइस्ट एरियाज़ एंड नीड्स लेस इरिगेशन। ये भी नमी वाले एरियाज़ में ही उगाया जाता है और जहाँ पे इरिगेशन की ज़रूरत बहुत कम हो वहाँ पे ज्वार को उगाया जाता है। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, एमपी, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर ज्वार की खेती की जाती है। बाजरा जो है वो सैंडी और शैलो ब्लैक सॉइल में उगाया जाता है। सैंडी यानी रेतीली और शैलो होती है जो कि बहुत ही गहरी हो, तो ऐसी काली मिट्टी में ये उगाया जाता है। राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, ये वो जगह हैं जहाँ पे बाजरा की खेती की जाती है। देन नेक्स्ट है हमारा पल्सेस। पल्सेस होती हैं आपकी दालें। तो दालें जो है वो मेन सोर्स होती है प्रोटीन का, मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन। और दालों, इनका दूसरा नाम भी होता है, हम पल्सेस को लेगुमिनस क्रॉप भी बोलते हैं। तो पल्सेस का दूसरा नाम है लेगुमिनस क्रॉप। और रिस्टोर, इनका एक और फीचर क्या है, मेन फीचर, रिस्टोर्स सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन इन द सॉइल। जो पल्सेस हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को वापस लाने में भी हेल्प करती हैं। कैसे? ये सॉइल में नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करती है। जो नाइट्रोजन गैस होती है ये उसको सॉइल में बनाए रखती हैं, जिसके कारण सॉइल की जो उपजाऊपन होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो पल्सेस जो हैं वो उस लैंड को भी फ़ायदा देती हैं जिस लैंड में वो उगाई जाती है। क्लाइमेट, यहाँ पे हम बात करेंगे कि खरीफ कौन सी है और रबी क्रॉप कौन सी है। तो तूर, मूंग और उड़द, ये जो दालें हैं इनको हम ये खरीफ क्रॉप कहलाएंगी। और पीस और ग्राम जो हैं ये रबी क्रॉप कहलाएंगी। कहाँ पर ज़्यादा पल्सेस उगाई जाती हैं? एमपी, यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटका, ये वो प्लेसेस हैं जहाँ पर पल्सेस ज़्यादा उगाई जाती हैं। इसके बाद है ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स यानी ऐसे सीड्स जिससे हमको ऑयल मिलता है। कैन बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन सोप, कॉस्मेटिक्स, ऑइंटमेंट्स। ऑयल सीड्स जो हैं वो आपके रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होते हैं सोप में, साबुनों में, कॉस्मेटिक्स में, और ऑइंटमेंट होती हैं जो दवाइयाँ होती हैं, लगाने वाली जो दवाइयाँ होती हैं उनमें जो ऑयल सीड्स है वो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं। एडिबल एंड यूज्ड एज अ कुकिंग मीडियम। ऑयल सीड्स एडिबल होते हैं, आप इनको खा भी सकते हो। जैसे कि बात करते हैं अगर हम तिल की, तो तिल जो है वो खाए भी जा सकते हैं। या फिर सरसों का तेल है तो हम सरसों के तेल को भी खा सकते हैं। सरसों भी जो है खाने में यूज़ होती है। एंड यूज्ड एज कुकिंग मीडियम, यानी कि जैसे सरसों का तेल है या तिल का तेल है, इनमें खाना भी पकाया जाता है। फिर बात करते हैं कि इनमें से खरीफ कौन से हैं। देखो, ग्राउंडनट और सेसेमम, मूंगफली और तिल जो है वो खरीफ है। लिंसीड और मस्टर्ड जो है वो रबी है। और कैस्टर आपका रबी और खरीफ दोनों ही हैं। गुजरात और आंध्र प्रदेश ये वो स्टेट हैं जहाँ पर ज़्यादातर ऑयल सीड्स उगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्रॉप की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारी टी। ठीक है, टी के फीचर्स देखेंगे। टी एक प्लांटेशन क्रॉप है। प्लांटेशन भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इसके अलावा बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स इन इंडिया। टी एक बेवरेज क्रॉप है, यानी कि बेवरेज के होते हैं, यानी जो पीने की चीज़ें होती हैं। तो ये एक बेवरेज क्रॉप है जो कि इंडिया में ब्रिटिशर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। टी के बागान लगाने जो थे वो ब्रिटिशर्स ने हमें सिखाए थे। फिर टी एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, यानी कि लेबर की ज़रूरत ज़्यादा होती है टी के उत्पादन के लिए। रिक्वायर्स चीप एंड स्किल्ड लेबर, इसके लिए सस्ता लेबर चाहिए और स्किल्ड लेबर चाहिए। जिसको चाय पत्ती उगाने की और चाय पत्तियों को इकट्ठा करने की स्किल है, उनको वो लेबर जो है इसमें रिक्वायर होते हैं। क्लाइमेट की बात करें तो इसको वार्म, मॉइस्ट और फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए, यानी कि गर्म, नमी वाला, और फ्रॉस्ट फ्री यानी जिसमें ठंडक कम हो, ऐसा क्लाइमेट की ज़रूरत है। ग्रोज इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ये भी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल दोनों ही एरियाज़ में उगाई जाती है। विद डीप एंड फर्टाइल सॉइल रिच इन ह्यूमस, और ऐसी
सॉइल में उगाई जाती है जिसमें ह्यूमस ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो। ह्यूमस आपका होता है जो ऑर्गेनिक मैटर जो कि सॉइल में प्रेजेंट होता है, उसको हम ह्यूमस कहते हैं। ये हिल्स ऑफ दार्जिलिंग की पहाड़ियों में और जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में टी की खेती ज़्यादा की जाती है। असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, इन स्टेट्स में टी की खेती की जाती है। देन कॉफ़ी अरेबिका वेराइटी बॉट फ्रॉम येमन इज़ प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। इंडिया में एक ही वेराइटी की कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है, वो अरेबिका वैरायटी है, और वो कहाँ से लाई गई थी? यमन से लाई गई थी। ये भी एक आपकी बेवरेज क्रॉप रहेगी। और ये कहाँ कहाँ उगाई जाती है? बाबा बुडान हिल्स में और नीलगिरी हिल्स में उगाई जाती है। नीलगिरी हिल्स जो है वो 3 स्टेट्स में फैली हुई है, कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु। तो ये वो जगह है जहाँ पर कॉफ़ी की खेती की जाती है। देन नेक्स्ट है आपकी कॉटन। कॉटन जो है वो एक रॉ मटेरियल है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। देखिए कॉटन से शर्ट्स वगैरह बनती है, तो कॉटन तो रॉ मटेरियल हो गया ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, या कॉटन का जो भी कपड़ा बनता है उसके लिए कॉटन रॉ मटेरियल हो गई आपकी। दूसरा, ये एक फाइबर क्रॉप है। अगर क्लाइमेट की बात करते हैं तो ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। तो हमने एक बार पढ़ा था कि ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। तो कॉटन जो है वो ज़्यादातर ब्लैक सॉइल में ही उगाई जाती है। डेक्कन प्लेट्यू के आसपास जो ब्लैक सॉइल एरिया है वहाँ पर कॉटन की खेती ज़्यादा की जाती है। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत है कॉटन के लिए। लाइट रेनफॉल बहुत ही कम चाहिए। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन, और 210 ऐसे दिन होने चाहिए जो कम ठंडक के दिन हों और ब्राइट सनशाइन, इसको ज़्यादा सूर्य की रोशनी की ज़रूरत होती है। महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर कॉटन की खेती की जाती है, कॉटन का कल्टीवेशन किया जाता है। नेक्स्ट इज जूट। जूट इज़ ऑल्सो अ फाइबर क्रॉप। इट इज़ ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग्स। गनी बैग्स होती है बोरियाँ जो है वो जूट की बनी होती है। मैट्स जो पायदान होते हैं, रॉप्स, रस्सियाँ, यान, धागे, कारपेट्स, गलीचे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जूट से बनी होती हैं। और जूट के लिए हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर इन डिमांड। जूट के जो प्राइसेस है वो ज़्यादा होते हैं, जूट के प्राइस ज़्यादा है, जिसकी वजह से आजकल जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं, ठीक है, जो खुद से बनाई जाती हैं वो ज़्यादा डिमांड में है। जैसे कि नायलॉन हो गया, एक्रेलिक हो गई, ये वाली फाइबर्स जो हैं वो ज़्यादा डिमांड में है क्योंकि जूट थोड़ी महंगी पड़ती है। फिर वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पर जूट उगाई जाती है। एक लास्ट क्रॉप और करेंगे हम, सिल्क। सिल्क कैसे बनता है देखो। सिल्क इज़ obtained फ्रॉम द cocoons ऑफ द सिल्क worms fed on द ग्रीन लीव्स ऑफ मलबेरी ट्री। मलबेरी का जो पेड़ है उसकी जो हरी पत्तियां हैं उस पर जो सिल्क वॉर्म्स उन पत्तियों को खाते हैं, वो कुकून्स बनाते हैं। फिर उन कुकून्स को कलेक्ट करके उससे सिल्क को बनाया जाता है, ठीक है। और रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज़ नोन एज सेरीकल्चर। जैसे आपने एग्रीकल्चर पढ़ा है, इसी तरह से बहुत सारे कल्चर होते हैं। एक आपका कहलाता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब क्या होता है? सिल्क वॉर्म्स को पालना ताकि हम सिल्क का प्रोडक्शन कर सके, इस प्रोसेस को हम सेरीकल्चर बोलते हैं। सिल्क इज़ ऑल्सो अ फाइबर क्रॉप। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।